नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी शख्सियत पर चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय राजनीति में एक बहुत ही दिलचस्प और कहीं ना कहीं एक विरोधाभासी स्थान रखते हैं। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। एक हालिया और सच कहूं तो बेहद विस्तृत इंटरव्यू के आधार पर हम उनकी उन तीखी आलोचनाओं को गहराई से समझेंगे जो उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों और नेतृत्व पर की हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे डीप डाइव में हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके बयानों और दावों को पूरी तरह से तटस्थ रूप में आपके सामने रखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को ही देख लीजिए, एकदम विस्फोटक विरोधाभास है ये। वो कहते हैं मैं मोदी विरोधी हूं, एंटी बीजेपी नहीं। सोचिए, वो मजबूती से सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं और फिर भी खुले तौर पर यह दावा करते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री को हटा दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसा बयान है जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक पार्टी इनसाइडर अपनी ही पार्टी का सबसे मुखर आलोचक बन कैसे जाता है। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं और उनके विशिष्ट दावों को अलग अलग थीम्स में बांटकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं पार्टी की आंतरिक राजनीति से। थीम 1, पार्टी की आंतरिक गतिशीलता यानी इंटरनल पार्टी डायनामिक्स। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। स्वामी बताते हैं कि 1970 के दशक में अहमदाबाद में मौजूदा प्रधानमंत्री उन्हें अपने स्कूटर पर बिठाकर आइसक्रीम खिलाने ले जाया करते थे। एकदम करीबी रिश्ता। 2014 में भी दोनों ने वाराणसी में एक साथ चुनाव प्रचार किया था, लेकिन 2014 के बाद स्थिति बिल्कुल पलट गई। स्वामी का दावा है कि उसके बाद से उन्हें कैबिनेट से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया। और यहीं पर एक बहुत ही स्पेसिफिक और कहूं तो दिलचस्प आरोप सामने आता है। स्वामी का दावा है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लीडरशिप को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि स्वामी एक राजनीतिक खतरा बन सकते हैं और आगे चलकर आपको रिप्लेस कर सकते हैं। स्वामी का मजबूती से यह मानना है कि लीडरशिप की इसी आंतरिक असुरक्षा की वजह से उन्हें एक योजना के तहत दरकिनार किया गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? स्वामी का कहना है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया और उनका प्रभाव जानबूझकर सीमित रखा गया। खैर, यहां यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि यह पूरी तरह से उनका अपना निजी नजरिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी को उनके बढ़ते प्रभाव से डर था। आगे बढ़ते हैं थीम 2 पर, कट्टर आर्थिक सुधार या द रेडिकल इकोनॉमिक फिक्स। हम सभी जानते हैं कि भारत की मौजूदा इनकम टैक्स और जीएसटी व्यवस्था कितनी जटिल है ना? इसके ठीक उलट हार्वर्ड के पूर्व इकोनॉमिक्स प्रोफेसर होने के नाते स्वामी एक बेहद कट्टर और अलग प्रस्ताव रखते हैं। उनका कहना है कि इनकम टैक्स को सीधे 0% कर देना चाहिए और उसकी जगह सिर्फ 5% का एक फ्लैट सेल्स टैक्स लागू हो। उनका तर्क है कि जब लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो वो उससे अपनी शिक्षा और व्यापार में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ेगी। और जीएसटी को लेकर तो उनके विचार और भी ज्यादा अनफिल्टर्ड हैं। वो इसे सीधे तौर पर सबसे गंदी चीज बताते हैं। वो इस पूरे सिस्टम की कड़ी आलोचना करते हैं और इसका पूरा दोष अरुण जेटली की सोच पर मढ़ देते हैं। ये वर्तमान आर्थिक स्थिति पर उनका एक बेहद तीखा और बेबाक प्रहार है। अब आते हैं थीम 3 पर, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की आलोचना। उनकी विदेश नीति की आलोचना मुख्य रूप से 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, चीन के साथ सीमा विवाद। दूसरा, पाकिस्तान को लेकर हमारी सैन्य प्रतिक्रिया। और तीसरा, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव। चलिए इन्हें जल्दी से समझते हैं। पहली बात चीन की। स्वामी एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि 2020 में चीन द्वारा भारत की उस जमीन पर कब्जा किया गया जिस पर कोई विवाद था ही नहीं। उन्होंने इस बात पर काफी निराशा भी जताई कि जब उन्होंने संसद में इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को उठाना चाहा तो कथित तौर पर पार्टी के ही लोगों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हम यहां महज उनके दावों को रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर उनकी आक्रामकता तो उनके शब्दों से ही साफ झलकती है। वो सरकार की प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि भारत ने पाकिस्तान को 4 अलग-अलग हिस्सों में तोड़ने का एक ऐतिहासिक मौका गंवा दिया। और अब बारी आती है उनके सबसे विवादास्पद और असत्यापित आरोप की। स्वामी का दावा है कि भारतीय नेतृत्व अमेरिका के दबाव के आगे झुकता है। क्यों? उनका आरोप है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकमेल फाइलें हैं जिसके लिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में खास तौर पर एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया।
ध्यान रहे, ये पूरी तरह से उनका अपना असत्यापित दावा है, जिसे हम यहां सिर्फ सोर्स मटेरियल के हिस्से के तौर पर रख रहे हैं। हमारी आखिरी थीम 4, द अनअपॉलोजेटिक मैवरिक, एक ऐसा नेता जो अपनी बात बिना किसी डर के रखता है। सोचिए, 99%, यह आंकड़ा क्या कहता है? यह स्वामी के उस बेखौफ दावे को दर्शाता है कि पार्टी के 99% कार्यकर्ता आज भी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसी अटूट विश्वास की वजह से उन्हें लगता है कि वो वाकई में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की सही आवाज है, भले ही अपर लीडरशिप उनसे नाराज हो। वो किसी भी नतीजे से बिल्कुल बेपरवाह नजर आते हैं। वो साफ कहते हैं कि हार्वर्ड में उनका जो स्थापित एकेडमिक इतिहास है और उनकी जो लंबी राजनीतिक जीतें रही हैं, उसकी वजह से पार्टी का आम दबाव उन पर काम ही नहीं करता। उनका कहना है कि ना तो कोई मेरी पीएचडी छीन सकता है और ना ही मेरी संसदीय जीतों को कोई नकार सकता है। उनकी इन तमाम अलग अलग आलोचनाओं और तीखे विचारों को सिर्फ एक ही चीज आपस में जोड़ती है, और वो है उनका अंतिम लक्ष्य। वो कहते हैं, मेरा मकसद है कि भारत महान बने। ये एक ऐसी लाइन है जो सच में उनके पूरे राजनीतिक दर्शन का आधार है। तो सब कुछ समझने के बाद अंत में एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये बेबाक अनफिल्टर्ड नेता वाकई पार्टी को वो आईना दिखा रहा है जिसकी राजनीति को फिलहाल जरूरत है, या फिर उनका ये तरीका सिर्फ व्यवस्था में रुकावट और व्यवधान पैदा कर रहा है? ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ज्यादा गहराई से सोचने की मांग करता है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।